प्यारे बच्चों, मैं आरबी सर आपको आज सामाजिक विज्ञान पढ़ाने जा रहे हैं। उसके पहले आपको बता दें कि कक्षा 9 के छात्र और कक्षा 10 के छात्र सामाजिक विज्ञान की किताब चित्रा प्रकाशन की खरीदेंगे, जिसके लेखक हैं यादव एवं डॉक्टर भटनागर जी। जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित बुक है, उसी को खरीदें। उसके पहले आपको बता दें कि सामाजिक विज्ञान को 4 पार्टों में बांटा गया है। पहला भाग है इतिहास, दूसरा भाग है नागरिक शास्त्र, तीसरा भाग है भूगोल और चौथा भाग है उसका अर्थशास्त्र। तो इन 4 पार्टों में से फर्स्ट पार्ट आपको बताया जा रहा है। फर्स्ट पार्ट में जो इतिहास है, उसमें तमाम तरह की घटनाएं और प्रक्रियाओं का जिक्र किया गया है। तो फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट लेसन आपको यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है, जिसे कहा जाता है भारत का समकालीन विश्व। जो आपका भारत है, उस समय विश्व की स्थिति क्या थी, भारत की स्थिति क्या थी और विश्व की स्थिति क्या थी, उसी के बारे में इस अध्याय में आपको अध्ययन करना है। तो सर्वप्रथम आप इतिहास जान लें कि इतिहास क्या है। जैसा कि इतिहास 2 शब्दों से मिलकर बना है, इति धन हास। इति माने होता है अतीत कालीन, हास्य माने घटनाएं। अतीत कालीन जो घटनाएं हैं, उनका जो वर्णन होता है, उसी को इतिहास कहते हैं। अतीत कालीन घटनाओं का वर्णन करने वाले विषय को ही इतिहास कहा जाता है। तो इसमें यूरोप में राष्ट्रवाद, तो सबसे पहले अब राष्ट्र क्या है और राष्ट्रवाद क्या है, इसको समझ लेना जरूरी है। तो राष्ट्र एक ऐसा समुदाय होता है जो अपने सदस्यों के सामूहिक विश्वास, भावनाओं, आकांक्षाओं और कल्पनाओं के माध्यम से एक सूत्र में बांधता है। उसी को राष्ट्र कहा जाता है। कहने का मतलब, जो राष्ट्र है उसके अंतर्गत एक समुदाय होता है और उस समुदाय के कुछ सदस्य होते हैं जो सामूहिक रूप से एक दूसरे में विश्वास करते हैं और एक दूसरे की भावनाओं, उनकी आकांक्षाओं और कल्पनाओं को एक सूत्र में जब बांधा जाता है, पिरोया जाता है, उसी को राष्ट्र कहते हैं। और राष्ट्र में तमाम तरह की अलग अलग सबकी सीमाएं होती हैं, अलग अलग भाषाएं होती हैं, उनकी संस्कृति होते हैं, उनके विचार होते हैं। तो ये सब राष्ट्र के अंतर्गत ही आते हैं। आगे कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद। अब यूरोप क्या है? यूरोप एक महाद्वीप है। जैसा कि आप जानते हैं, यूरोप है, एशिया है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब महाद्वीप हैं। उसी महाद्वीप में आपका यूरोप महाद्वीप है। और भारत आपका जो है एशिया महाद्वीप का एक देश है। तो हम एशिया महाद्वीप को न पढ़ करके पहले यूरोप महाद्वीप को पढ़ते हैं। कह रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद एक ऐसे सिद्धांत के रूप में सामने आया। जो यूरोप है उसमें जो आपका राष्ट्रवाद आया, वो एक ऐसे सिद्धांत के रूप में आया जिसका इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है। विश्व के इतिहास में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। और ये 19वीं शताब्दी के यूरोप में इसकी एक छोटी छोटी रियासत, छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हुआ करता था। बाद में इन छोटे छोटे राष्ट्रों को जो राज्य था, उसका जो उदय हुआ था 19वीं शताब्दी में, बाद में ये जाकर के इनका आपस में एकीकरण किया गया। इनको एक बना करके एक बड़े राष्ट्र का निर्माण किया गया। जैसे जर्मनी है, इटली है, इन सब का गठन किया गया। इन्हें छोटे छोटे राज्यों को मिला करके एक बड़ा देश का रूप दिया गया, एक बड़ा देश बनाया गया। यही जो है एकीकरण कहलाता है, राष्ट्र का एकीकरण कहलाता है। तो कहने का मतलब, राष्ट्रवाद बड़े बड़े साम्राज्यों के उत्थान और पतन के लिए उत्तरदायी हुए। बड़े बड़े जो साम्राज्य हैं, जो बड़े बड़े राज्य बनाए गए, ये राष्ट्रवाद की ही देन है। और उनका उत्थान किया गया, उनका विकास किया गया और कुछ छोटे छोटे राज्यों का पतन करके, उनका अंत करके एक बड़े राज्य का रूप दे दिया गया। उसके पहले आपको बता दें कि राष्ट्र
ये घटनाएं जो होती हैं, तमाम राष्ट्र में घटनाएं घटित हुई हैं और इस राष्ट्रवाद में इन्हीं घटनाओं का आपको जिक्र करना है। तो पहले है दिया कि फ्रांसीसी आपको क्रांति बताया जाएगा आगे चल करके। क्रांति है क्या? तो क्रांति अनेक तरह की होती हैं। जैसे आप भारत में पढ़ते हैं तो हरित क्रांति है, नीली क्रांति है, पीली क्रांति है, तमाम तरह की क्रांतियां हैं। तो पहले क्रांति है क्या, क्रांति शब्द को समझ लेना बहुत जरूरी है। तो क्रांति किसी पुरानी व्यवस्थाओं में आमूल चूल परिवर्तन कर देना ही क्रांति कहलाती है। जो पहले की व्यवस्थाएं, पुरानी व्यवस्थाएं थी, उन पुरानी व्यवस्थाओं में एकदम पुरानी व्यवस्था को समाप्त करके नई व्यवस्था को लाया जाता है। अमूल चूल मतलब जड़ से उसको बदल दिया जाता है, पूर्ण रूप से बदल दिया जाता है, उसी को क्रांति कहते हैं। तो इस अध्याय में आपको क्रांति क्या है, किसी पुरानी व्यवस्था में या पुरानी व्यवस्थाओं में अतीत काल से चली आ रही व्यवस्थाओं को अमूल चूल परिवर्तन कर देना, जड़ से परिवर्तन कर देना ही क्रांति कहलाती है। तो इसमें आपको बताया जाएगा रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति और जर्मनी की क्रांति। इसके पहले आपको बता दें कि प्रभुसत्ता क्या है। प्रभुसत्ता शब्द का प्रयोग राष्ट्र के पूर्ण अधिकार के लिए किया गया। प्रभुसत्ता किसी राज्य में, किसी राष्ट्र में जिस व्यक्ति के हाथों में पूरा अधिकार होता है उसी की प्रभुसत्ता कहलाती है। तो राष्ट्र में पूर्ण अधिकार में कोई दूसरा राष्ट्र हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जब एक राष्ट्र का किसी एक संस्था के द्वारा, किसी एक सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया जाता है तो उस राष्ट्र में, उस संस्था में, उस व्यवस्था के तहत किसी दूसरा राष्ट्र किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। आगे आपको बताएंगे साझेपन की भावना क्या है। साझापन आप जैसा कि जानते हैं मिला जुला रूप, उसी को साझापन कहते हैं। तो लोगों के समूह या समुदाय की ऐसी भावना जिसमें उसकी इच्छा या सरोकार जुड़े रहते हैं, इनमें लोग व्यक्तिगत इच्छाओं या मतभेद का त्याग कर देते हैं। मतलब समूह होता है, एक संगठन होता है, उसमें सबकी भावनाएं, सबकी इच्छाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और साझेपन में कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत इच्छा या मतभेद का त्याग कर देता है, यानी एक व्यक्ति अपनी इच्छा, अपने लाभ का त्याग कर देता है। इसी को साझेपन की भावना कहा जाता है। धन्यवाद। बाकी शेष अगले दिन आपको बताया जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि आप अपने पास पहले चित्रा प्रकाशन की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक खरीद लें और जितना आपको समझाया जा रहा है पुस्तक के आधार पे, बुक के आधार पे आप उसको पढ़ते रहें जब तक विद्यालय की कक्षाएं प्रारंभ नहीं हो जाती हैं। जैसा सरकारी निर्देश है कि कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए विद्यालय में ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है। तो प्यारे बच्चों, आप व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जो भी विद्यालय की तरफ से पढ़ाया जा रहा है उसको आप पढ़कर प्रतिदिन तैयार करते रहें।